हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि क्लोनिंग वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर पर, और वहां पर हमने देखा कि एक आइडियल वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट एंड द साइज ऑफ वेक्टर्स। और हमने देखा कि वेक्टर की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी वो वेक्टर क्लोनिंग पर्पज से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ज्यादा लार्ज साइज के फॉरेन डीएनए को अपने साथ लाइगेट कर सकेगा और होस्ट सेल के अंदर उसको डिलीवर्ड करने में कैपेबल होगा। तो प्रीवियस लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर को अगर आपने वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की आपको लिंक प्रोवाइड की गई है। आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज का लेक्चर बेस्ड होगा टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स पर, और हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे प्लाज्मिड वेक्टर्स पर। और प्लाज्मिड वेक्टर में हम जानेंगे स्पेशली PVR 322 क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो PVR 322 वेक्टर हमारे सिलेबस का पार्ट है और यहां से नीट एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना हमेशा होती है। तो आपको इस लेक्चर को बहुत केयरफुली आखिरी तक देखना है, और अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना है। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जब बात स्टार्ट की थी तो हमारी बात कहां से स्टार्ट हुई थी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हमारा मेन टॉपिक था। और हमने देखा था कि इसको हम 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स, दूसरा था वेक्टर, और तीसरा था पैसेंजर डीएनए। डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर्स की जब बात होती है तो इसको हम 2 वे में स्टडी करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर जो प्रीवियस लेक्चर में आप कंप्लीट कर चुके हैं, और आज का लेक्चर बेस्ड होगा टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर पर। तो ये रहा सही क्लासिफिकेशन, आपको इसका ध्यान रखना है। तो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर को हम किस टॉपिक के अंदर ही स्टडी कर रहे हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर की जब बात होती है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आएगा कि आखिर हम इतने सारे वैरायटी के क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज क्यों करते हैं। जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स का जिक्र होता है, जैसे कि प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफेग वेक्टर, YAC, BAC, शटल वेक्टर, ट्रांसपोसन्स एलिमेंट एज अ क्लोनिंग वेक्टर, TI प्लाज्मिड वेक्टर, रिट्रोवायरल मीडिएटेड वेक्टर। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जब हमें किसी फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट के अंदर डिलीवर्ड करना है और हमें वेक्टर की जरूरत है, तो हम इतने सारे वैरायटी के वेक्टर को यूज क्यों करते हैं। कोई एक वेक्टर से हम सारे काम क्यों नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा आंसर है कि द चॉइस ऑफ वेक्टर, आप वेक्टर की चॉइस कर रहे हैं कि आपको कौन सा वेक्टर यूज करना है अपने फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करने के लिए होस्ट सेल के अंदर। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी होस्ट सेल पर। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करना चाहते हो बैक्टीरियल सेल के अंदर, या हो सकता है एनिमल सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर। तो यहां पर वेक्टर की चॉइस किस पर डिपेंड करेगी, होस्ट सेल पर। अगर आपको बैक्टीरिया में किसी फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करना है तो वेक्टर आपको ऐसा यूज करना होगा जो बैक्टीरियल होस्ट के अंदर सुइटेबल तरीके से आपके फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड और रेप्लिकेट कर सके। सिमिलरली, अगर आपको प्लांट या एनिमल सेल्स को एज अ होस्ट सेल सिलेक्ट करना है और उनके अंदर आपको किसी फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करना है, तो वहां पर आपको ऐसे किसी वेक्टर की चॉइस करना होगी जो एनिमल या प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करने में कैपेबल हो। तो अल्टीमेटली यहां पर एक सेंटेंस आप हमेशा याद रखिए कि क्लोनिंग वेक्टर की चॉइस होस्ट सेल पर डिपेंड करती है। जैसी होस्ट सेल होगी वैसा आपको क्या यूज करना होगा, क्लोनिंग वेक्टर। इस बेसिस पर बायोटेक्नोलॉजी में या जीन क्लोनिंग में आप देखेंगे बहुत सारे वैरायटी के क्लोनिंग वेक्टर्स का हम यूज करते हैं। उनके नाम मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जैसे कि प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफेग वेक्टर, फाज्मिड एंड कॉज्मिड वेक्टर,
YAC जिसका फुल फॉर्म आप एटलीस्ट याद रखिए, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। BAC इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल्स, ट्रांसपोसन्स एलिमेंट्स एज अ वेक्टर और शटल वेक्टर्स। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे, लेकिन यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतने सारे वैरायटी के वेक्टर्स के बारे में काफी डिटेल में जानना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हमें प्लाज्मिड वेक्टर को पढ़ना होगा, हमें बैक्टीरियोफेग वेक्टर को पढ़ना होगा, हमें वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग इन प्लांट और वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल्स, इन 4 वैरायटी के वेक्टर्स को ही स्टडी करना होगा। बाकी जितने भी नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो केवल आपको याद रखने हैं, उनके नाम याद रखने, उनके बारे में आपको काफी डिटेल जानने की या पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप इनको बिल्कुल भी मत पढ़िए, क्योंकि नीट में यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो प्लाज्मिड वेक्टर पर से आएंगे, बैक्टीरियोफेग वेक्टर पर से आएंगे, या वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल्स या वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स, यहां से ही क्वेश्चंस आएंगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, बाकी जितने भी नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वहां पर आपको बस उनके नाम ही याद रखने हैं, उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। हमारा आज का लेक्चर बेस्ड होगा प्लाज्मिड वेक्टर पर, और प्लाज्मिड वेक्टर में भी हम स्पेशली बात किसकी करने वाले हैं, PBr 322 वेक्टर के बारे में। और हम अच्छे से जानेंगे इस वेक्टर के बारे में, इसके डायग्राम को समझेंगे। और मैं आपको आज के इस लेक्चर में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक और स्टोरीज सुनाने वाला हूं जो आपको लाइफ टाइम PBr 322 वेक्टर को याद रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आखिरी तक इस लेक्चर को बस देखते रहना है, समझते रहना है, और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले जब बात होती है प्लाज्मिड वेक्टर की, तो हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर प्लाज्मिड वेक्टर से पहले प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। देखिए, प्लाज्मिड वेक्टर को हम प्लाज्मिड डीएनए से ड्राइव करते हैं, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है यह आपको सबसे पहले जानना होगा। आपने जब भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी किया होगा तो आपने एक चीज देखी होगी कि बैक्टीरिया के पास 2 डिफरेंट टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक बैक्टीरिया 2 डिफरेंट टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल को रख सकता है, एक उसका मैन क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अच्छा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब ही क्या होता है, मैन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा अगर बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कोई डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो आप उसको क्या नाम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और लिटरली जो प्लाज्मिड डीएनए है वो बैक्टीरिया का क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये साइज में स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि ये अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। ये अपने आप को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जेनेटिक इंजीनियर्स ने प्लाज्मिड डीएनए से वेक्टर बनाने का डिसीजन लिया। तो प्लाज्मिड डीएनए का यूज हम वेक्टर बनाने में क्यों करते हैं, सबसे पहले आपको यह बता दूं, क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए एक स्मॉल साइज का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, और बैक्टीरियल सेल के अंदर यह अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है बिना मैन क्रोमोसोमल डीएनए के इंटरफेरेंस के या उस पर डिपेंड होकर। दैट इज द रीजन कि हमने डिसीजन लिया कि हम प्लाज्मिड डीएनए से क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे, और उसका यूज करेंगे फॉरेन डीएनए को बैक्टीरियल होस्ट के अंदर डिलीवर्ड करने में। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। कई बच्चों को यह लगता है कि हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड डीएनए को निकालेंगे और हम उसको प्लाज्मिड वेक्टर कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं, ऐसे इंजीनियर्स जो कार वगैरह डिजाइन करते हैं, तो ये जनरली आपने सुना होगा कि अगर एक पुरानी गाड़ी है, एक पुरानी सी कार है जो यूजलेस कार है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो एक इंजीनियर क्या करेगा, उस पुरानी यूजलेस कार को मॉडिफाइड करके एक नई यूजफुल कार में कन्वर्ट कर सकता है। और उसके लिए उसको क्या करना होगा, वो पुरानी कार में से कुछ अननेसेसरी या नॉन एसेंशियल पार्ट्स को रिमूव कर देगा, अलग कर देगा, और कुछ एसेंशियल नेसेसरी पार्ट्स को कार में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और इस तरीके से वो एक
पुरानी गाड़ी से क्या बना लेगा, नई गाड़ी बना लेगा, मॉडिफाइड गाड़ी बना लेगा। इसी तरीके से हम भी जब प्लाज्मिड डीएनए से वेक्टर बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमें प्लाज्मिड डीएनए में कुछ चेंजेस करने होते हैं। हमें प्लाज्मिड डीएनए को इस तरीके से इंजीनियर्ड करना होता है कि उसमें से हमें कुछ नॉन एसेंशियल सीक्वेंस को रिमूव करना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल सीक्वेंसेस को प्लाज्मिड डीएनए में ऐड करना होता है, तब जाकर आप किसका फॉर्मेशन कर पाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर का। तो अगर आपको प्लाज्मिड डीएनए से क्लोनिंग वेक्टर को तैयार करना है तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, आपको उसको इंजीनियर्ड करना होगा, कुछ जरूरी चीजों को ऐड करना होगा और कुछ नॉन एसेंशियल सीक्वेंसेस को प्लाज्मिड डीएनए से रिमूव करना होगा जो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1977 की अगर मैं बात करूं, यानी कि 1977 की अगर मैं बात करूं, तो पहली बार प्लाज्मिड डीएनए से एक प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर को तैयार किया गया आर्टिफिशियली। और 1977 में फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो प्लाज्मिड डीएनए से ड्राइव्ड किया गया उसका नाम था PVR322। तो ये नाम आप हमेशा याद रखिए। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, दिस इज फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया 1977 में। अब हम सभी के साथ एक और प्रॉब्लम है, हम जब भी किसी क्लोनिंग साइट का नाम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बड़ा अजीब लगता है कि ECO-R1, PST1, PVU1, HIND1। तो वहां पर तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उनके नाम के पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। यहां पर आपको जानना होगा कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जैसे कि PVR322, तो इसके नाम के पीछे इसका फुल फॉर्म क्या है, आखिर PVR322 का मतलब क्या है। तो याद रखिए P का मतलब यहां पर होता है प्लाज्मिड, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, P फॉर प्लाज्मिड। B का मतलब यहां पर है बोलीवर और R का मतलब है रोड्रिगुएज। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि PVR322 वेक्टर को ड्राइव्ड किया गया फ्रॉम द प्लाज्मिड डीएनए, इसलिए इसमें हमने P लेटर यूज किया। बोलीवर और रोड्रिगुएज एक्चुअली में दो साइंटिस्ट हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने इस वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया 1977 में। और इसके नाम में जो आप देख रहे हैं 322, तो इसका मतलब होगा ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस, यानी कि 322वीं बार में इस वेक्टर को सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट किया गया। हमने पहली बार बनाया तो कुछ कमी रह गई, दूसरी बार बनाया फिर कुछ कमी रह गई, ऐसे हमने बार बार ट्राई किया और 322वीं चांस में 322वीं बार में हमने इस वेक्टर को सक्सेसफुली कंस्ट्रक्टेड किया। इसलिए इसके नाम में हमने क्या ऐड कर दिया, 322। इस वेक्टर को बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, यह भी आपको याद रखना है। तो PVR322 वेक्टर को कहां पर बनाया गया, कहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यह भी आपको याद रखना है। तो आप दो चीजें यहां पर जान चुके हैं। पहली, PVR322 वेक्टर फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर है जिसको 1977 में कंस्ट्रक्ट किया गया। इसका फुल फॉर्म में P का मतलब आपको याद है प्लाज्मिड, V का मतलब बोलीवर, R का मतलब रोड्रिगुएज। बोलीवर और रोड्रिगुएज ने इस वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में और इस वेक्टर को सक्सेसफुली बनाया गया 322वीं बार में, इसलिए इसके नाम में हमने 322 जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो यूज किया है। चलिए अब हम बात करेंगे कि PVR322 वेक्टर की साइज क्या होती है। किसी भी वेक्टर की साइज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, ये आप हमेशा याद रखिए। अगर वेक्टर की साइज छोटी होगी तो वो वेक्टर ज्यादा अच्छा होगा, अगर वेक्टर की साइज बड़ी होगी तो वो क्लोनिंग पर्पज से ज्यादा अच्छा वेक्टर नहीं माना जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। PVR322 वेक्टर की जो साइज है वो 4.3 किलो बेसेस होती है। कितनी होती है मैं लिख देता हूं, 4.3 किलो बेस। तो 4.3 किलो बेसेस इसकी साइज होती है। और आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि PVR322 वेक्टर की साइज क्या है, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपको इस वेक्टर की साइज हमेशा याद रहेगी। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा PVR322 वेक्टर की साइज क्या होती है, तो PVR322 तो लिखा ही रहेगा क्वेश्चन में, तो 322 आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखेगा। आपको केवल क्या करना है, 322 को बैकवर्ड यानी कि पीछे से पढ़ना है। जब आप बैकवर्ड पढ़ेंगे तो 2 प्लस क्या आएगा, 2 2 3। तो आप आखिरी के दो जो न्यूमेरिकल हैं 2 + 2 कर दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 4। और फिर पॉइंट रखने के बाद आप क्या लिख दीजिए, 3। तो वेक्टर की साइज आपने क्या कर ली, ड्राइव्ड कर ली वेक्टर के नाम से। नाम में आ रहा है 322, आपको बैकवर्ड पढ़ना है पीछे से।
2 और 2 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4 और पॉइंट के बाद आप लिख दीजिए 3 तो हो जाएगा 4.3। ये है PVR 322 वेक्टर की साइज जो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकती है। इस वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह किन जीन्स को यूज किया गया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि हर एक क्लोनिंग वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर तो हम हमेशा यूज करते हैं, हमेशा हम वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर को इंजीनियर्ड करते ही हैं, क्योंकि इनके बिना आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को भी सिलेक्ट या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। PVR 322 वेक्टर में जो सिलेक्टेबल मार्कर यूज होते हैं वो नंबर में 2 हैं और दोनों ही सिलेक्टेबल मार्कर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जिसको आप AMPR कहेंगे, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जिसको आप TETR कहेंगे। तो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह हमने क्या यूज किया है, 2 सेट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और इसके बारे में आगे मैं आपको काफी डिटेल बताने वाला हूं। कॉपी नंबर्स की जब बात होगी तो याद रखिए कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में कॉपी नंबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉपी नंबर का मतलब होता है कि कोई क्लोनिंग वेक्टर होस्ट सेल के अंदर जाकर अपने आप को कितने बार रेप्लिकेट कर सकेगा, अपनी कितनी नंबर ऑफ कॉपी प्रोड्यूस कर सकेगा, इससे आप क्या कहते हैं, कॉपी नंबर। PVR 322 वेक्टर का जो कॉपी नंबर है वो है 50 कॉपीज पर सेल, और अगर मैं क्लोनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक लो कॉपी नंबर है। तो यह भी कहा जा सकता है कि PVR 322 क्लोनिंग वेक्टर जो है वो लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड वेक्टर है, क्योंकि एक अच्छा वेक्टर आज के मॉडर्न टाइम में आप एक क्लोनिंग वेक्टर से क्या एक्सपेक्टेड करते हैं, आप एक्सपेक्टेड करते हैं कि वो एटलीस्ट 150 कॉपी पर सेल प्रोड्यूस करे, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे हाई कॉपी नंबर कंसीडर करते हैं। पर क्योंकि PVR 322 वेक्टर का कॉपी नंबर है केवल 50 कॉपी पर सेल, इसलिए इसको लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। और इसके पास अपनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी है, और हम सब ने ये चीज पढ़ी हुई है कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ORI एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फीचर होता है, क्योंकि अगर किसी क्लोनिंग वेक्टर के पास उसकी सेल्फ ORI नहीं है तो वो क्लोनिंग वेक्टर अपने आप को होस्ट के अंदर रेप्लिकेट नहीं करा सकता। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 1, ये रेप्लिकेशन का स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा क्लोनिंग वेक्टर का, एंड ये कॉपी नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि PVR 322 क्लोनिंग वेक्टर का कॉपी नंबर लो है, तो इसका वन ऑफ द रीजन, इसका एक कारण यह भी है कि इसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट नहीं करती है। और इसके बाद एक और आपको चीज याद रखना है, वो है रोप। PVR 322 वेक्टर में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनको आप कहते हैं रोप, यानी कि ROP, जिसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। रिप्रेसर ऑफ प्राइमर एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अनफॉर्चुनेटली PVR 322 वेक्टर में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस थे जिनको आपने रोप कहा, और ये ऐसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते थे जिसको आप रोप प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रोटीन अच्छा नहीं है क्योंकि ये वेक्टर DNA के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। तो मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात, मैं यहां पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर मैं कहूं कि PVR 322 वेक्टर का कॉपी नंबर बहुत लो है तो इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कि इसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट नहीं करती, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन के PVR 322 वेक्टर के पास कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जिनको आप रोप कहते हैं, और ये सीक्वेंसेस रोप प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं विच प्रिवेंट द रेप्लिकेशन ऑफ PVR 322 क्लोनिंग वेक्टर, जिसकी वजह से कॉपी नंबर जो है वो काफी लो हो जाता है, और वो कितना है, 50 कॉपीज पर सेल। तो यहां तक की कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जब आप NCERT से PVR 322 वेक्टर के डायग्राम को स्टडी करेंगे तो आप इस डायग्राम को देखने के बाद हो सकता है भड़क जाए, हो सकता है आपको काफी टेंशन हो जाए कि ये कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट डायग्राम हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में या तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इस डायग्राम पर ही बेस्ड हों। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि PST1 क्लोनिंग साइट जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है,
अगर आपसे पूछा जाता है कि PST1 क्लोनिंग साइट पर हम किसी फॉरेन डीएनए को लाइगेट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन के लिए इनमें से कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी, तो वहां पर आंसर होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये पहले से पता हो कि कोई भी क्लोनिंग साइट, फॉर एग्जांपल PST1 या PVU1 जैसी जो 2 क्लोनिंग साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको पता होना जरूरी है कि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में ही प्रेजेंट है, विद इन AMPR जीन। ठीक इसी तरीके से BAMH1 और SAL1 जैसी जो क्लोनिंग साइट्स है वो TETR जीन के अंदर प्रेजेंट हैं। और ये सब कुछ आपको तब याद रहेगा जब आपको ये डायग्राम अच्छे से याद होगा। आपको हर एक क्लोनिंग साइट का नाम, उनकी पोजीशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट और रोप सीक्वेंसेस की पोजीशन बिल्कुल प्रॉपर वे में याद होगी, तब जाकर आप इस डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क है इस डायग्राम को समझना, इसको याद रखना। आप इस डायग्राम को याद रख सकें इसलिए मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाला हूं। और हमारी जो ट्रिक है एक्चुअली में वो एक स्टोरी है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आगे के लेक्चर में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आपको उस कहानी को केवल ध्यान से सुनना है। उस कहानी को सुनने के बाद आप बिलीव कीजिए इस डायग्राम को आप खुद बना सकेंगे अपने मन से, बिना बुक को देखे। आपको जिंदगी भर, लाइफ टाइम ये डायग्राम याद रहेगा और आप इस डायग्राम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल सॉल्व कर सकेंगे। तो आपको आगे के लेक्चर में मैं जो भी स्टोरी या कहानी सुनाने वाला हूं उसको बहुत केयरफुली सुनना है। अब हम एक स्टोरी के थ्रू, एक कहानी के थ्रू लर्न करेंगे PVR322 वेक्टर को। और इस कहानी में 2 लड़के होते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लड़कों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। एक लड़के का नाम होता है अमर और दूसरे का नाम होता है प्रशांत पवार। अमर और प्रशांत पवार के बारे में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं और एक साथ ही अपने स्कूल की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की होती है। एक साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी इन लोगों ने कंप्लीट की होती है। लंबे समय से एक साथ रहते हैं इसलिए इनके बीच में दोस्ती भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी तक की कहानी में आपने क्या सीखा कि 2 लड़के हैं, एक का नाम है अमर, एक का नाम है प्रशांत पवार। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अमर से आपको याद रखना है AMPR। अमर से हमें क्या याद रखना है? AMPR, क्योंकि अमर में आप देख सकते हैं AM और R लेटर आ रहे हैं जिससे आप बहुत आसानी से AMPR याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। प्रशांत से आपको याद रखना है PST1 और पवार से आपको याद रखना है PVU1। तो जितनी भी क्लोनिंग साइट्स हैं PVR322 वेक्टर में, उनमें से ज्यादातर क्लोनिंग साइट्स में आपको रोमन में 1 ही लिखना है। कुछ ऐसी क्लोनिंग साइट्स हैं जिनमें 3 या 2 आएगा, जिसके बारे में मैं आपको हिंट करूंगा। उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक मैं जरूर बनाऊंगा ताकि आपको वो याद रह सके। तो अमर और प्रशांत पवार दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ही गांव में रहते हैं, एक साथ अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की है, एक साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि दोनों के फ्यूचर प्लानिंग या सपने भी एक ही होते हैं। दोनों ने एक ही सपना देखा है और दोनों का सपना क्या है कि ये अपने गांव से बाहर निकलकर शहर जाना चाहते हैं और शहर में UPSC की कोचिंग करना चाहते हैं। UPSC यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो अमर ने और प्रशांत पवार ने दोनों ने एक ही सपना देखा है कि वो अपने गांव से बाहर निकले, शहर जाएं, शहर में एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करें UPSC की तैयारी के लिए और वो अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी लड़के को गांव से बाहर शहर में जाना होता है तो शहर में रहना, वहां पर खाना पीना और कोचिंग की फी डिपॉजिट करना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस वाला काम होता है। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अमर एक रिच फैमिली का लड़का है। अमर कैसी फैमिली का लड़का है? एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है, अमीर फैमिली का लड़का है। और अमर की जो फैमिली है वो उसे शहर में जो भी खर्चे होने वाले हैं उसे देने के लिए, अफोर्ड करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि अमर की फैमिली अफोर्ड कर सकती है कि वो शहर में रहे, शहर में कोचिंग करे। जो भी खर्चे होंगे वो अमर की फैमिली को देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके अपोजिट प्रशांत पवार की जो फैमिली है वो काफी गरीब फैमिली है। ये लोग बहुत गरीब होते हैं और प्रशांत पवार की फैमिली प्रशांत को मना कर देती है कि वो शहर नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग
शहर का जो खर्चा है, कोचिंग का जो खर्चा है, रहने का जो खर्चा है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं उठा सकते। अब फाइनली होता क्या है, अमर को अकेले ही अपने गांव को छोड़कर, अपने बेस्ट फ्रेंड प्रशांत पवार को छोड़कर शहर जाना पड़ता है। और अमर शहर में जाकर एक बड़ा आलीशान सा कमरा रेंट पर ले लेता है। अमर शहर में रहने के लिए क्या लेता है, एक बड़ा आलीशान सा एक कमरा ले लेता है। और इतना बड़ा कमरा होता है ये कि इसमें एक नहीं बल्कि दो लोग चाहें तो आसानी से रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब क्योंकि अमर एक अमीर फैमिली का लड़का था, इसलिए उसको एक बड़ा सा कमरा रेंट पे लेना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। और अमर ने जब अपने आप को इस बड़े से कमरे के अंदर रखा, जब इस कमरे में रहना स्टार्ट किया, तो अमर को प्रशांत पवार की बहुत याद आने लगी। अमर हमेशा यही सोचा करता था कि अगर मेरा दोस्त प्रशांत मेरे साथ शहर में पढ़ने आ जाता तो कितना अच्छा होता। और अमर के दिमाग में एक आइडिया आता है। अमर सोचता है कि मेरा रूम तो बहुत बड़ा है, इसमें आराम से दो लोग रह सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त प्रशांत को अपने कमरे में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री में रहने के लिए बोल दूं। अमर यही करता है। अमर प्रशांत को एक फोन लगाता है, कॉल करता है और अपने दोस्त प्रशांत पवार को समझाता है कि भाई तू चाहे तो शहर आ सकता है और मेरे कमरे में तू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे दिए रह सकता है। बस तुझे एक काम करना होगा कि अपनी फैमिली को जो यूपीएससी की हम कोचिंग करेंगे उसकी जो फी डिपॉजिट करना पड़ेगी वो खर्चा देने के लिए तुम तैयार कर लो। प्रशांत के मन में फिर से एक इच्छा जागती है और वो अपनी फैमिली से बात करता है। प्रशांत की फैमिली भी समझ जाती है कि भाई कोचिंग फी देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जब रहना तो फ्री हो ही गया है तो कोचिंग फी देकर हम चाहें तो प्रशांत का अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। और प्रशांत की फैमिली फाइनली प्रशांत को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अब प्रशांत भी अपने गांव को छोड़कर अपने दोस्त अमर के पास शहर चला जाता है और उसके कमरे में पहुंचता है। जब प्रशांत अमर से मिलता है अमर के कमरे में, तो एक दूसरे को देखकर ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लगने लगते हैं, एक दूसरे को पप्पी अप्पी देने लगते हैं और दोनों की खुशी का कोई ठिकाना बिल्कुल भी नहीं होता है। अमर और प्रशांत पवार दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम दोनों साथ में हैं और हम यहां पर शहर में बहुत मेहनत करेंगे और यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करेंगे। अमर और प्रशांत पवार डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे अपनी जिंदगी का ओरिजिन करेंगे, अपने डे का ओरिजिन करेंगे। और वो यही करते हैं, दोनों अगले दिन 7 बजे का अलार्म लगा देते हैं। तो आप जानते हैं घड़ी में जब छोटा वाला कांटा यहां पर होता है तो कितना बज रहा होता है, 7 बज रहा होता है। तो उन दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि अगले दिन वो 7 बजे उठेंगे, उन्होंने अलार्म लगा दिया है और उठकर वो शहर के चक्कर काटना शुरू कर देंगे और ऐसी कोचिंग को ढूंढेंगे जो उन्हें बहुत अच्छी तैयारी करा सके यूपीएससी की। अगले दिन सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, दिन का ओरिजिन होता है। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, द ओरिजिन ऑफ डे कितने बजे हो रहा है दोनों दोस्तों का, 7 o'clock। इसलिए आपको आगे ये चीज हेल्प करेगी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है PVR 322 वेक्टर में उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वहां पर है जहां पर घड़ी में 7 बजते हैं, मतलब कि ये वाली जगह पर। ये आपको आगे चलकर याद रखना है। अगले दिन दिन का ओरिजिन होता है, 7 बजे अलार्म बजता है, दोनों दोस्त उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं शहर में कोचिंग को ढूंढने के लिए। दोनों दोस्तों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उनका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। इन लोगों ने भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, वो था इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स इनकी कमजोर भी थी। ये चाहते थे कि इनको एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए जहां पर इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाई जाती हो, क्योंकि दोनों ही दोस्त अमर और प्रशांत पवार हिंदी मीडियम से थे और ये दोनों चाहते थे कि इनको शहर में एक ऐसी कोचिंग मिल जाए जहां पर इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाई जाती हो। तो दोनों दोस्त सुबह उठकर 7 बजे निकल पड़ते हैं शहर में ऐसी कोचिंग क्लास को ढूंढने में जहां इकोनॉमिक्स की क्लास को हिंदी में पढ़ाया जाता हो, क्योंकि दोनों की इकोनॉमिक्स कमजोर थी और दोनों ही हिंदी मीडियम से भी थे और ज्यादातर क्लासेस शहर में इकोनॉमिक्स की जो थी वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती थी। तो इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में, ये एक सेंटेंस मैंने आपको अभी अभी दिया है जो कहानी का एक इंटरमीडिएट पार्ट है। इसमें आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स से इको R1 जो कि एक क्लोनिंग साइट होगी, क्लास के CLA इनिशियल 3 लेटर से आपको याद रखना है CLA1 जो एक अनदर क्लोनिंग साइट है, और
HINDI, हिंदी से आपको याद रखना है HIND3, जो एक अनदर क्लोनिंग साइट है, और PVR322 वेक्टर में आपको इसकी लोकेशन में आगे याद कराने वाला हूं। तो दोनों दोस्तों ने क्या किया, सुबह 7 बजे सोकर उठे। ओरिजिन ऑफ डे कितने बजे हुआ, 7 o'clock। उसके बाद वो निकल पड़ते हैं शहर में एक ऐसी कोचिंग क्लास को सर्च करने जहां इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाई जाती हो। बहुत घूमने के बाद, दिन भर घूमने के बाद उनको शहर में मुश्किल से एक ऐसा टीचर मिलता है जो इकोनॉमिक्स को हिंदी में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि पूरे शहर में चक्कर काटने के बाद उनको एक ऐसा टीचर मिलता है जो इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहां पर आपको टीचर से याद रखना है TETR, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और जो टीचर उनको मिलता है जिससे वो इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में ले सकते हैं, उसका नाम बड़ा अजीबोगरीब होता है। उसका नाम होता है ब्राह्मण सलमान, यानी कि ब्राह्मण एक हिंदू वर्ड है और सलमान आप जानते हैं मुस्लिम टर्म है। तो टीचर जो उनको मिलता है उसका नाम आपको याद रखना है ब्राह्मण सलमान। तो ब्राह्मण सलमान में ब्राह्मण से आपको याद रखना है BAMH1। आप जब ब्राह्मण की स्पेलिंग को स्टडी करेंगे तो आपको वो सभी लेटर्स मिल जाएंगे जो BAMH1 क्लोनिंग साइट को बनाने के लिए जरूरी हैं। और सलमान से आपको याद रखना है SAL1। तो टीचर का नाम क्या है, ब्राह्मण सलमान। और अमर किसके रूम में रहता है, अमर के रूम में कौन रहता है, प्रशांत पवार। तो यहां पर आपने इतनी चीजें सीख ली हैं। अब होता क्या है आगे, अमर और प्रशांत पवार टीचर ब्राह्मण सलमान से मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपसे, और वो भी हिंदी में। ब्राह्मण सलमान सर इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों ही लड़कों से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, फी डिपॉजिट कर दीजिए और अगले दिन 5 बजे शाम को आ जाइए। मैं आपको शाम को 5 बजे से इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में देना स्टार्ट कर दूंगा। होता भी यही है, मुश्किल से टीचर मिले थे तो अमर और प्रशांत पवार जल्दी से ब्राह्मण सलमान सर को, यानी कि टीचर जो है ब्राह्मण सलमान, उनको अपनी फी डिपॉजिट कर देते हैं और बड़ी खुशी से अपने रूम पर वापस चले जाते हैं। अगले दिन शाम को 5 बजे अमर और प्रशांत पवार टीचर ब्राह्मण सलमान के कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। पर क्लास अटेंड करने के बाद अमर जो है वो काफी डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि अमर को ब्राह्मण सलमान टीचर के पढ़ाए गए कंटेंट में कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो भी ब्राह्मण सलमान टीचर ने पढ़ाया था वो अमर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस होकर अमर जो है वो अपने दोस्त प्रशांत पवार से कहता है कि यार मैं कल शाम को 5 बजे दोबारा ब्राह्मण सलमान टीचर की क्लास अटेंड करने नहीं आऊंगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मैं रस्सी पर लटक जाऊंगा। और हम सभी जानते हैं कि रस्सी को हम क्या बोलते हैं, रोप। तो यहां पर आपको रोप से क्या याद रखना है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, यानी कि इसको भी हम क्या लिखते हैं, ROP। तो अमर जो है वो ब्राह्मण सलमान टीचर की क्लास से बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने दोस्त प्रशांत पवार से कहता है कि मैं नेक्स्ट डे 5 बजे दोबारा इनकी क्लास अटेंड करने नहीं आऊंगा, चाहे उसी टाइम पर 5 बजे मैं रूम में रस्सी से लटक जाऊंगा, रोप से लटक जाऊंगा। पर पवार जो था वो एक गरीब फैमिली का लड़का था, आपने देखा है कहानी में, और वो फी डिपॉजिट कर चुका था और वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा क्लास में ना जाए। वो चाहता था कि वो कैसे भी करके ब्राह्मण सलमान टीचर से क्लास लेता रहे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स अपनी स्ट्रांग कर ले, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मुश्किल से उसने अपने घर वालों से फी ली थी और वो भी डिपॉजिट कर चुका था वो ब्राह्मण सलमान टीचर को। तो क्या होता है, अगले दिन 5 बजे जो है वो पवार दोबारा ब्राह्मण सलमान टीचर की क्लास अटेंड करने जाता है। तो पवार 2 से आपको याद रखना है PVU2। यहां पर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पवार दोबारा 5 बजे क्लास अटेंड करने कहां जाता है, ब्राह्मण सलमान टीचर की। तो यहां पर आप लिख सकते हैं PVU2। अब आप जब PVR322 वेक्टर को स्टडी करेंगे तो ये वो सभी टर्म्स हैं जो इस वेक्टर के डायग्राम में आपको यूज करने हैं। इनमें से कुछ टर्म्स सिलेक्टेबल मार्कर हैं, ज्यादातर टर्म्स क्लोनिंग साइट्स हैं, कुछ टर्म्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ टर्म्स रोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस सिलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर कौन सी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है। तो अभी आपको 2 चीजें यहां पर बहुत अच्छे से मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि अमर के कमरे में कौन रहता था, प्रशांत पवार। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसमें जो 2 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हैं वो है PST1 एंड PVU1।
एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि टीचर जो थे उनका नाम था ब्राह्मिन सलमान। इसका मतलब यह हुआ कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में दो क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होती हैं, BAMH1 एंड SAL1। एक और चीज आप याद रखें कि शाम को 5 बजे दोबारा अमर क्लास अटेंड करने नहीं जाता ब्राह्मिन सलमान सर की, बल्कि वो कहां पर लटक जाता है, रस्सी से लटक जाता है, रोप पर लटक जाता है। पर सेम टाइम पर जो पवार है वो दोबारा क्लास अटेंड करने जाता है ब्राह्मिन सलमान टीचर की। तो रोप जो एक सीक्वेंस है, रिप्रेसर और प्राइमर कहा जाता है, उसमें भी एक क्लोनिंग साइट है और वो है PVU2। चलिए, क्लोनिंग साइट्स के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, सभी नामों को आपको याद करा दिया है। अब हम बनाएंगे PVR322 वेक्टर का डायग्राम, और इस कहानी में जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसी सीक्वेंस के साथ आपको केवल नामों को लिखते हुए जाना है और आपका तैयार हो जाएगा PVR322 क्लोनिंग वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए को बना लिया, जो कि एक प्लाज्मिड डीएनए है। हम सभी जानते हैं कि PVR322 को हमने प्लाज्मिड डीएनए से ही डिराइव्ड किया है, बनाया है। तो ये रहा आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें जो मैं आपको येलोइश कलर से एरिया दिखा रहा हूं, ये है अमर का रूम, जिसको आप क्या कह सकते हैं, AMPR, क्योंकि अमर को हमने क्या बोला है, AMPR। तो ये अमर का रूम है जो येलो कलर का आपको एरिया दिख रहा है। और अमर के रूम में कौन रहने लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कहेंगे प्रशांत पवार। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में जो दो क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं उसमें से एक का नाम होता है PST1 जो प्रशांत से ड्राइव्ड किया, और PVU1 जो पवार से ड्राइव्ड किया। अब जब अमर के रूम में प्रशांत पवार रहने लगता है तो दोनों दोस्त क्या डिसाइड करते हैं कि अगले दिन 7 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। वो दिन का ओरिजिन करेंगे, सुबह सोकर उठ जाएंगे और शहर में कोचिंग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो शाम को सुबह के 7 बजे का उन्होंने क्या लगा रखा है, अलार्म लगा रखा है। दिन का ओरिजिन कब हो रहा है, ओरिजिन ऑफ डे कब हो रहा है, 7 o'clock। तो अगर मैं बोलूं कि ये प्लाज्मिड वेक्टर एक घड़ी है, तो इसमें जब 7 बजेंगे तो कांटा कहां पर आएगा, छोटा वाला यहां पर आएगा। तो यहां पर हम किसको लोकलाइज्ड कर देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर ORI। तो PVR322 वेक्टर में ये जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो किसकी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस की। अब सुबह 7 बजे उठने के बाद अमर और प्रशांत पवार क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में पढ़ाने वाली कोचिंग को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इकोनॉमिक्स से आपको याद रखना है ECO-R1 जो यहां पर लिख देंगे आप, ये क्लोनिंग साइट है। क्लास से याद रखना है CLA1 और हिंदी से याद रखना है HIND3। तो आपने उसी सीक्वेंस में इकोनॉमिक्स की क्लास हिंदी में इसी सीक्वेंस में आपने 3 क्लोनिंग साइट्स को बना दिया। बहुत ढूंढने के बाद उनको एक टीचर मिलता है, मुश्किल से एक टीचर मिलता है। तो यहां पर मैं टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एरिया जो है वो टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर का मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिसको आपने बोला TETR, और टीचर का नाम होता है ब्राह्मिन सलमान। तो ब्राह्मिन से आप याद रखें BAMH1 और सलमान से याद रखें SAL1। तो टीचर का नाम है ब्राह्मिन सलमान। इसका मतलब यह हुआ कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में 2 क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। उसमें से एक का नाम है BAMH1 और दूसरे का नाम है SAL1। जब ब्राह्मिन सलमान सर से मिलते हैं अमर और प्रशांत पवार, तो अगले दिन 5 बजे वो क्लास अटेंड करने जाते हैं। अमर को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो अमर क्या डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे 5 बजे क्लास अटेंड करने नहीं जाएगा, चाहे वो रोप से लटक जाएगा। तो अमर जो है वो रोप से लटक जाता है 5 बजे। तो ये अगर घड़ी है तो जब यहां पर कांटा आएगा तो कितना टाइम होगा, 5 बजे का टाइम होगा। यहां पर आप किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, रोप सीक्वेंसेस को। लेकिन जो पवार था वो गरीब था और वो दोबारा 5 बजे अगले दिन प्रशांत पवार जो था वो अगले दिन 5 बजे दोबारा क्लास अटेंड करने जाता है, किसकी, ब्राह्मिन सलमान टीचर की। तो पवार क्योंकि दोबारा क्लास अटेंड करने जा रहा है सेम टाइम पर, तो आप यहां पर एक क्लोनिंग साइट को कंस्ट्रक्ट कर देंगे विद इन रोप। उसका नाम होगा PVU1 क्योंकि पवार दोबारा क्लास अटेंड करने जाता है। पर उसी टाइम पर 5 बजे अमर क्या करता है, अपने कमरे में रोप पर लटक जाता है, फांसी लगा लेता है। तो ये रहा PVR322 वेक्टर का कंप्लीट डायग्राम, जिसमें आपको 2 चीजें तो बहुत ही केयरफुली याद रखना है। पहली, अमर के रूम में प्रशांत पवार रहता है। अमर मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और उसके रूम में प्रशांत पवार रहता है, मतलब 2 क्लोनिंग साइट्स हैं AMPR जीन में, एक PST1 और दूसरी PVU1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि टीचर जो है उनका नाम होता है ब्राह्मिन सलमान। तो टीचर से याद रखा है हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और
उनका नाम है ब्राह्मण सलमान, यानी कि TETR जीन में 2 क्लोनिंग साइट कंस्ट्रक्ट की गई हैं PVR322 वेक्टर में। एक है BMH1 और दूसरी है SAL1। नेक्स्ट डे 5 बजे अमर रोप पर लटक जाता है, लेकिन सेम टाइम पर पवार दोबारा क्लास अटेंड करने जाता है। इससे हमें यह मालूम चलता है कि रोप जो सीक्वेंस है उसमें एक क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे PVU2। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स PVR322 वेक्टर में कितनी हो जाती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 8। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब आप देखेंगे कि इस डायग्राम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो नीट में आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए PVR322 वेक्टर में प्रेजेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में जो BAMH1 क्लोनिंग साइट है, अगर इसमें आप किसी फॉरेन DNA को लाइगेट कर देते हैं, फिर से समझिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट BAMH1 साइट पर अगर आप किसी फॉरेन DNA को लाइगेट कर देते हैं तो आप कैसे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आइडेंटिफाइड करेंगे और कैसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सिलेक्ट करेंगे? तो यहां पर कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना होंगी। मान लीजिए ये PVR322 वेक्टर है और ये उसकी BAMH1 क्लोनिंग साइट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि BAMH1 क्लोनिंग साइट पर आप किसी फॉरेन DNA को लाइगेट कर देते हैं, ये मैंने किसको लाइगेट कर दिया यहां पर? फॉरेन DNA को। अगर आप BAMH1 क्लोनिंग साइट जो विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, इसमें अगर आप फॉरेन DNA को लाइगेट कर देते हैं तो आपको बताना है कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे और रिकॉम्बिनेंट सेल को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स होती हैं वो ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें या तो रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल एंटर हुआ है, यानी कि जिन्होंने या तो रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को रिसीव किया है या केवल वेक्टर DNA मॉलिक्यूल को रिसीव किया है। तो ऐसी सेल्स रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे, यानी कि सेल्स विच आर ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल, तो आप उनको क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल। जबकि ऐसी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आप कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिन्होंने केवल वेक्टर DNA को रिसीव किया है। तो एक चीज आप जरूर समझ लीजिए जो हमें बड़ा कंफ्यूज करती है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स रिकॉम्बिनेंट भी हो सकती हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकती हैं। ऐसी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स रिकॉम्बिनेंट हैं जिन्होंने RDNA मॉलिक्यूल को रिसीव किया है, जबकि ऐसी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं जिन्होंने केवल वेक्टर DNA को रिसीव किया है। पर अगर आप सेल को ट्रांसफॉर्मेंट कह रहे हैं तो यह चीज बिल्कुल तय हो जाती है, पक्की हो जाती है कि उन्होंने किसी ना किसी DNA मॉलिक्यूल को फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अंदर रिसीव जरूर किया है, या तो रिकॉम्बिनेंट DNA को या फिर वेक्टर DNA को। अब मान लीजिए कि हमने BAMH1 क्लोनिंग साइट पर फॉरेन DNA को लाइगेट कर दिया है, तो फॉरेन DNA के BAMH1 साइट पर लाइगेशन या इंसर्जन की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होगा वो अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की एबिलिटी को खो देगा, लूज कर देगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। TETR जीन में ही BAMH1 साइट है और उसमें अगर आप फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दोगे तो इंसर्जन की वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स जिनमें रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल है वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट तो रेजिस्टेंस शो करेंगी, बट टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट वो सेंसिटिव होंगी, सस्केप्टिबल होंगी ड्यू टू इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि आपने BAMH1 साइट में ही फॉरेन DNA को क्या किया है? लाइगेट। पर ऐसी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं उनमें केवल वेक्टर DNA इंसर्ट हुआ है और वो दोनों एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या करेंगी? रेजिस्टेंस शो करेंगी, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी। तो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स में एक कॉमन चीज आपको दिख रही है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो या फिर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, ये डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट क्या रखती हैं? रेजिस्टेंस। इसलिए जब भी आप सेल्स को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करेंगे तो जो सेल्स ग्रो करने में कैपेबल होंगी वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट सेल
हो सकता है उनमें से कुछ सेल्स रिकॉम्बिनेंट हो, कुछ सेल्स नॉन रिकॉम्बिनेंट हो। इसके अपोजिट जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स होंगी वो ऐसी सेल्स हैं जिनमें किसी भी टाइप से कोई भी ऑल्टरेशंस नहीं आया है, यानी कि मैं कह सकता हूं अनअल्टर्ड सेल्स, जिनमें ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल रिसीव हुआ है और ना ही वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव किया है। उन्हें आप क्या कहेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। और ये दोनों ही एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या होंगी? सस्केप्टिबल होंगी, सेंसिटिव होंगी। तो अल्टीमेटली आप जब सेल्स को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो कराएंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, वो एलिमिनेटेड हो जाएंगी, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, बिकॉज कि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट ये क्या है? सेंसिटिव है। और जो सेल्स ग्रो करेंगी वो कौन सी सेल्स होंगी? ट्रांसफॉर्मेंट। पर अब ये पता लगाने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स में से कौन सी सेल्स रिकॉम्बिनेंट हैं, कौन सी सेल्स नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को ट्रांसफर्ड करना होगा एक अनदर मीडियम पर जो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम होगा। और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर जब आप ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को ग्रो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट सेल्स क्योंकि सेंसिटिव हैं अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन, इसलिए ये ग्रो नहीं कर पाएंगी और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो हैं वो ग्रो कर जाएंगी। इस बेसिस पर आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आपस में क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए तो मैं पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूं, अच्छे से आपको सुनना है। अगर आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट BAMH1 क्लोनिंग साइट पर फॉरेन डीएनए का लाइगेशन करते हैं तो पहली चीज याद रखिए कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की एबिलिटी को लूज कर देगा, खो देगा, क्योंकि आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में ही प्रेजेंट क्लोनिंग साइट पर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया है। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनीज होंगी, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो या तो रिकॉम्बिनेंट हैं या वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कॉमनली आप उन्हें क्या कह रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेंट, वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो करने में कैपेबल बिल्कुल होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम पर ट्रांसफर्ड करेंगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट होगा तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो कर सकते थे वो अब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो हैं वो दोनों ही मीडियम पर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल वेक्टर डीएनए को रिसीव किया है, इसलिए वो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस रखते हैं और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, या फिर मैं PVR 322 वेक्टर की बात करूं, इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर यूज होते हैं। कितने होते हैं? 2 सिलेक्टेबल मार्कर यूज होते हैं और दोनों ही सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर PVR 322 वेक्टर में 2 सिलेक्टेबल मार्कर का यूज हम क्यों करते हैं? तो हमेशा याद रखिए कि एक सिलेक्टेबल मार्कर जो होगा, यानी कि जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इस वेक्टर में, वो हमारी हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करने में। और इस केस में जब आपने BAMH1 साइट पर फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया है वो कौन सा जीन होगा? AMPR, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है यहां पर इस केस में ट्रांसफॉर्मेंट सेल को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स जो हैं वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट क्या रख रही हैं? रेजिस्टेंस। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं कर पाएंगी और वो एलिमिनेट हो जाएंगी। इसलिए एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो इस केस में क्या होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, वो आपकी हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करने में। जबकि जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, और इस केस में क्या होगा? वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो आपकी हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेंट सेल्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स से डिफरेंशिएट करने में या रिकॉम्बिनेंट सेल के सिलेक्शन में। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करेगा, तो आपका आंसर होगा वो वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसमें आपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट नहीं किया है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से डिफरेंशिएट करेगा, अलग करेगा, तो आपका आंसर होगा वो वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसमें प्रेजेंट क्लोनिंग साइट पर ही आपने फॉरेन डीएनए का लाइगेशन किया है।
क्लियर? तो जिस भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा वो आपकी हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेंट सेल के सिलेक्शन में, और जिस भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में आपने फॉरेन डीएनए को लाइगेट नहीं किया होगा, उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ होगा, वो आपकी हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करने में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, इसको आपको बहुत केयरफुली याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि पीवीआर 322 वेक्टर की कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ कमियां हैं। तो पीवीआर 322 वेक्टर क्योंकि फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड ड्राइव्ड वेक्टर था, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होना जरूरी थी। पहली कमी यह थी कि इस वेक्टर की अपनी खुद की साइज ज्यादा लार्ज है, और इस वजह से ये लार्ज साइज के फॉरेन डीएनए को अपने साथ लाइगेट करके होस्ट में डिलीवर्ड नहीं कर सकता। एक कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि साइज ऑफ वेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ फॉरेन डीएनए। वेक्टर की साइज जितनी छोटी होगी वो उतने बड़े साइज के फॉरेन डीएनए को अपने साथ लाइगेट करेगा और डिलीवर्ड कर पाएगा होस्ट के अंदर। अगर वेक्टर की साइज ज्यादा होगी तो फिर वो छोटे साइज के ही फॉरेन डीएनए को लाइगेट करके डिलीवर्ड कर पाएगा होस्ट सेल में। तो पीवीआर 322 वेक्टर की साइज है 4.3 किलो बेसिस, और ये क्लोनिंग वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक बड़ी साइज है, क्योंकि ये लार्ज साइज के फॉरेन डीएनए को अपने साथ लाइगेट करने में कैपेबल नहीं है। अगला डिसएडवांटेज जो है वो ये कि नॉट अ वेरी हाई कॉपी नंबर इज प्रेजेंट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड वेक्टर। पीवीआर 322 वेक्टर में दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट सपोर्ट नहीं करती हाई कॉपी नंबर को, साथ ही इसमें रोप सीक्वेंस लगे हुए हैं जो प्रिवेंट करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ वेक्टर डीएनए को, ड्यू टू विच आप देखेंगे कि पीवीआर 322 वेक्टर जो है वो हाई कॉपी नंबर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, डीमेरिट है। अगली चीज आप याद रखिए कि जो रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करने की प्रोसेस है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, पीवीआर 322 वेक्टर के थ्रू ये एक बहुत ही कंबरसम प्रोसीजर है। कंबरसम का मतलब होता है बोझिल, एक बोझिल सी प्रक्रिया है। आपने देखा कि आप अगर पीवीआर 322 वेक्टर का यूज करते हैं तो आपको दो मीडिया तैयार करने होंगे, एक एम्पिसिलिन कंटेनिंग और एक टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया, और दोनों मीडियम पर जब आप ग्रो करेंगे वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज को, तब जाकर आप फाइनली आइडेंटिफाइड कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट सेल्स को। और इस तरीके से दो प्लेट का यूज करना जो है वो एक बोझिल प्रक्रिया है, कंबरसम प्रक्रिया है, बोझिल प्रक्रिया है, और ये कहीं ना कहीं गलती होने की जो संभावना है वो भी यहां पर बढ़ जाती है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि पीवीआर 322 वेक्टर जो है वो बहुत अच्छा वेक्टर नहीं है, ये इसका एक अपना डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है कि पीवीआर 322 वेक्टर की जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने ओवरकम किया और एक नए क्लोनिंग वेक्टर को ड्राइव किया फ्रॉम पीवीआर 322 वेक्टर, दैट इज PUC8। तो PUC8 एक अनदर क्लोनिंग वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर है, जिसको हमने किससे बनाया, पीवीआर 322 वेक्टर में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया, और हमने कोशिश की कि हम पीवीआर 322 वेक्टर की जो कमियां हैं उसको दूर कर सकें। सबसे बड़ी कमी तो आपको समझ में आ ही गई होगी, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो हम चाहते थे कि एक ऐसे अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर का हम यूज करें PUC8 वेक्टर में जो आपकी हेल्प कर सके रिकॉम्बिनेंट सेल के सिलेक्शन में, वो भी बिना दो डिफरेंट प्लेट्स को यूज किए। यानी कि हमने एक ऐसे जीन का यूज किया सिलेक्टेबल मार्कर की तरह जिसको LAC-Z जीन कहा गया, और ये जीन अपनी बायोकेमिस्ट्री की वजह से, अपनी प्रॉपर्टी की वजह से रिकॉम्बिनेंट सेल्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से डिफरेंशिएट कर सकता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यानी कि आप आगे के लेक्चर में देखेंगे कि जब हम PUC8 वेक्टर को यूज करते हैं क्लोनिंग के लिए, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स होती हैं उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी से, और जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं उनमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को भी हम बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट सेल्स वाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगी और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगी। यानी एक ही मीडियम आप तैयार करेंगे, ग्रोथ मीडियम, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। जो ग्रो नहीं कर पाएंगे वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, जो ग्रो कर जाएंगे वो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, और जो ग्रोथ कर रहे हैं उसमें से जो ब्लू कलर की कॉलोनीज के फॉर्म में ग्रोथ कर रहे हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, जो व्हाइट कलर की कॉलोनीज के फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं वो रिकॉम्बिनेंट होंगे। अब आगे इस चीज को समझने के लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग पर।
और मैं आपको बताऊंगा कि PUC8 वेक्टर किस तरीके से PVR322 वेक्टर की लिमिटेशन को ओवरकम करता है और इसके थ्रू आप कैसे आसानी से रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन कर सकते हैं कलर फुल कॉलोनीज के बेसिस पर, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बेसिस पर। तो अगले लेक्चर में मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं जिसे आपको देखना जरूर है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।